दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इसके अंतर्गत हमारा नवा चैप्टर चल रहा था जो आपका होता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि कार्यनीति। ठीक, तो इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था और आज आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। साथ में वीडियो को आप लोग लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था और आज का जो आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुक्कुट फार्म प्रबंधन के बारे में पढ़ने वाले होते हैं, जिसे हम लोग मुर्गी पालन भी कह सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज अभी के लिए केवल 150 है, जिसमें आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक, तो जिनको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे मैसेज कर लेना, मैं आपको डेमो नोट भेज दूंगा। आप लोग देख लेना, आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो आप लोगों का होता है फार्म प्रबंधन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप लोगों का जो पहला सबसे फार्म प्रबंधन था वो आपका था डेयरी फार्म प्रबंधन। तो डेयरी फार्म प्रबंधन को हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फार्म प्रबंधन से रिलेटेड ही टॉपिक होने वाला है, जो आपका होता है कुक्कुट फार्म प्रबंधन, जिससे हम लोग मुर्गी पालन भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तो अगर हम लोग कुक्कुट फार्म प्रबंधन की बात करें, सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया है कि कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन मांस व अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होगा कि अगर हम लोग मुर्गी का पालन करते हैं तो किसके लिए करते हैं। हमको पता है कि हम लोग मुर्गी का पालन मांस के लिए करते हैं और साथ में अंडों के लिए भी करते हैं। ठीक, तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए तो हम लोग मुर्गी का पालन कर रहे हैं, यानी कि मांस और अंडे तो आप लोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि करेंगे ना, तो उसी के लिए हम लोग मुर्गी पालन का कह सकते हैं कि मुर्गी पालन करते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या प्राप्त हो, मांस प्राप्त हो, साथ में अंडे भी प्राप्त हों। ठीक, इसमें केवल मुर्गियों का ही नहीं पालन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो कुक्कुट फार्म प्रबंधन है इसमें केवल मुर्गियों का ही पालन नहीं होता है, बल्कि बटेर, बतख व टर्की आदि पक्षियों का भी पालन किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है, क्योंकि इनसे भी हम लोग को मांस और साथ में ही अंडों का कह सकते हैं कि अंडे हमको प्राप्त होते हैं इन सभी पक्षियों से भी। ठीक, फिर हम लोग इसमें जो पहला पॉइंट आपका आता है कुक्कुट फार्म प्रबंधन में, वो आपका आता है नस्ल। तो नस्ल के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। मुर्गी, टर्की व बतख सभी अच्छी नस्ल वाली होनी चाहिए। अगर हम लोग कुक्कुट फार्म प्रबंधन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आपका आता है नस्ल के बारे में। तो अगर हम लोग कोई भी मुर्गी पालन कर रहे हैं या फिर टर्की या बतख पालन कर रहे हैं, तो जितनी भी चीज़ें हम लोग पालन कर रहे हैं वो सभी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, अच्छी नस्ल वाली होनी चाहिए, ताकि हम लोग क्या हो, अधिक से अधिक मात्रा में मांस प्राप्त हो सके, साथ में अधिक मात्रा में अंडे भी प्राप्त हो सके। ठीक, बॉयलर्स को मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल की मुर्गी कहा जाता है, यानी कि जो आपने सुना होगा कि जो बॉयलर्स जो मुर्गी होती है वो मांस उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल मानी जाती है। ठीक, इसी प्रकार जिन मुर्गियों का प्रयोग अंडे उत्पादन के लिए किया जाता है उसे लेयर्स कहते हैं। ठीक, तो बॉयलर्स जो आपका मुर्गी होती है, यानी कि जो बॉयलर्स मुर्गी होती है उसको हम लोग मांस उत्पादन के लिए उसका उपयोग करते हैं, और जो आपकी लेयर्स मुर्गी होती है उसका उपयोग हम लोग जो अंडा होता है उसको उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक, उदाहरण में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मुर्गी हो गई, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी नस्लें होती हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं, चाहे मुर्गी की बात हो, चाहे टर्की की बात हो, चाहे आपका बतख की बात हो। ठीक, तो मुर्गी में आपका व्हाइट लेगहॉर्न और रॉक मुर्गी हो गई, साथ में अगर टर्की की बात करें तो आपका नारफोल्ड ब्रिटिश व्हाइट हो गया, और बतख में आप लोगों का पहला नाम आता है भारतीय रनर, दूसरा आपका आता है मस्कोरी और तीसरा आपका आता है केम्प बेल। तो ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मुर्गी की नस्लें हो गई, टर्की और बतख की नस्लें हो गई। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, आपका जो सेकंड पॉइंट होता है वो आपका होता है आवास से रिलेटेड, यानी कि आवास कैसा होना चाहिए उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। कुक्कुट फार्म प्रबंधन के अंतर्गत क्या चीज़ें आवास कैसी होनी चाहिए उसे समझिए आप लोग कि कुक्कुटशाला में जल, ताप, हवा व वायु, साथ में कह सकते हैं कि हवा व प्रकाश की उचित मात्रा होनी चाहिए, फर्श पर लकड़ी का बुरादा, सूखे पत्ते आदि होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी कुक्कुट पालन कर रहे हैं, जो कुक्कुटशाला होगी उसमें जल, ताप, हवा व प्रकाश की उचित मात्रा होनी चाहिए, साथ में जो फर्श होती है उस पर लकड़ी का बुरादा होना चाहिए और सूखे पत्ते आदि होने चाहिए। जिससे क्या होगा कि वहाँ पर उन लोगों को आसानी से रहने में दिक्कत ना हो, यानी कह सकते हैं कि लोग आराम से रह सकें। ठीक, भोजन की बात करें अगर हम लोग, तो कुक्कुट खाने में प्रोटीन, खनिज, विटामिन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम लोग भोजन दे रहे हैं, जो भी इसका भी पालन कर रहे हैं, चाहे मुर्गी हो, चाहे टर्की हो, चाहे बतख हो,
हो तो उसमें कैसा होना चाहिए भोजन में, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा होनी चाहिए। वहीं पर हम लोग स्वास्थ्य की बात करें तो मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। कुछ रोगों का संक्रमण बहुत ही घातक होता है जिसका इलाज न करने से कुछ ही समय में व्यापक हानि हो जाती है। मुर्गियों में पाया जाने वाला एक विषाणु जनित सामान्य रोग रानीखेत है। ये भी आपने सुना होगा कि जो मुर्गियां होती हैं उसमें बहुत सारे प्रकार के रोग पाए जाते हैं। उनमें से कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। अगर आप उनका सही समय पर इलाज नहीं करेंगे तो वो बहुत ही व्यापक हानि कर सकते हैं। ठीक, तो मुर्गियों में पाए जाने वाला एक विषाणु जो है सामान्य रोग जो होता है आपका रानीखेत होता है। ठीक, बर्ड फ्लू भी मुर्गी व पक्षियों में होने वाला रोग है जो विषाणु जनित होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो बर्ड फ्लू रोग होता है ये भी मुर्गी व पक्षियों में होने वाला रोग है जो विषाणु जनित रोग है। ठीक, इसके अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी जो पॉइंट है उसे भी समझते हैं। तो हमारे जो अगला पॉइंट है वो आपका है प्रशिक्षण के बारे में, यानी कि जो आपका मुर्गी पालन जो भी कर रहे हैं उनको क्या क्या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रशिक्षण क्या होता है, कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए प्रबंधक को कुक्कुट पालन से जुड़ी सारी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर जो भी व्यक्ति कुक्कुट फार्म प्रबंधन कर रहा है तो उसे जो प्रबंधक है उसको कुक्कुट पालन से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है वो सारी जानकारी उसको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि रिकॉर्ड रखना व निरीक्षण। मुर्गियों के विभिन्न क्रियाओं का रिकॉर्ड रखना चाहिए और उनका समय समय पर जांच भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है उत्पाद भंडारण व परिवहन के बारे में। तो ये उत्पाद भंडारण या फिर परिवहन क्या होता है इसे समझ लीजिए। कुक्कुट फार्म में कुक्कुट उत्पादों के भंडारण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अधिक लाभ हो। यानी कि जब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुक्कुट फार्म में कुक्कुट उत्पाद जो भी हमसे प्राप्त होते चाहे वो अंडे प्राप्त होते हैं तो उनका भंडारण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, इससे अधिक लाभ हो सकता है। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं जो मुर्गियों में कह सकते हैं पक्षियों में जो पाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोग होता है बर्ड फ्लू, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि ये रोग आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। जब मुर्गियों में वायरस जनित रोग के विषाणु भारतीय विशिष्टता को तोड़कर दूसरे प्राणी में फैलने लगते हैं तो ये बहुत घातक सिद्ध हो जाते हैं। यानी कहने मतलब ये है कि जब मुर्गी में जो वायरस जनित रोग है वो विषाणु जातीय विशिष्टता को तोड़ करके, यानी कह सकते हैं मुर्गियों से में तो होते ही हैं, साथ में मुर्गियों के साथ साथ दूसरे जो प्राणी होते हैं उनमें भी फैलने लगते हैं, तो ये बहुत घातक सिद्ध होते हैं। बर्ड फ्लू भी इसी प्रकार का एक विषाणु रोग है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि बर्ड फ्लू भी इसी प्रकार का एक विषाणु जनित रोग है और इस विषाणु का संक्रमण मनुष्य में होने पर निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि ये क्या होता है, ये पक्षियों में तो होता ही है, कह सकते हैं मुर्गियों में तो होता ही है, साथ में ये क्या करता है कि जातीय विशिष्टता को तोड़ करके ये मनुष्यों में भी होने लगता है। तो जब मनुष्य में रोग हो जाता है बर्ड फ्लू तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में बुखार, कमजोरी, पेशियों में दर्द, खांसी, सांस लेने में परेशानी, डायरिया आदि जो लक्षण होते हैं वो बर्ड फ्लू के लक्षण जो होते हैं जो मनुष्यों में दिखाई देते हैं। अब रोग कारक की बात कर लें, यानी कि इस रोग को फैलाने वाला कौन सा कारक होता है, तो आपका हो जाता है इन्फ्लुएंजा ए या फिर हम लोग H5N वायरस भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम मतलब कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा ए से भी ये रोग फैलता है और H5N वायरस से भी ये रोग फैलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कारण क्या होता है, यानी कि ये रोग फैलने के क्या क्या कारण होते हैं उसे हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला जिसमें पॉइंट आता है वो आपका होता है प्रदूषित डेयरी उत्पादों का सेवन। यानी कि जो डेयरी उत्पाद हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अगर वो प्रदूषित है तो भी हम लोग को ये रोग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है प्रदूषित डेयरी अपशिष्ट के संपर्क में आना, यानी कि जो डेयरी के अपशिष्ट होते हैं वो अगर प्रदूषित हैं और उनके संपर्क में हम आ जाते हैं तो हमको ये रोग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है प्रदूषित हवा के संपर्क में आना, यानी प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से भी ये रोग हमें हो सकता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि इस रोग का हम लोग रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को बर्ड फ्लू रोग हो जाता है उसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। डेयरी उत्पादों का सेवन अच्छी तरह से पका कर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका होता है भोजन करने से पहले हाथ साफ धोने चाहिए। यानी पहला पॉइंट आपने देखा कि अगर हम लोग डेयरी उत्पाद का सेवन कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से पका करके करें। साथ में सेकंड पॉइंट आपका होता है कि भोजन करने से पहले जो अपने हाथ हैं उसे साफ तरीके से धोएं। और थर्ड पॉइंट आपका होता है जो पक्षी रोगग्रस्त हैं उन्हें पशु चिकित्सा अधिकारियों को दिखाना चाहिए। यानी कि जो भी पशु क्या कह सकते हैं जो भी पक्षी जो है आपका रोगग्रस्त है यानी कि रोग से ग्रसित है उसे हम लोग पशु चिकित्सा या अधिकारियों को दिखाना चाहिए। ठीक, उपचार की बात करें तो प्रति विषाणु औषधियों का सेवन करना चाहिए जैसे कि ओसेल्टामिविर का सेवन। ठीक, यानी कि अगर हम लोग को इस रोग से बचना है तो हमको रोकथाम क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। उपचार में आप लोग ओसेल्टामिविर का सेवन कर सकते हैं। और मुख्य प्रभावित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये रोग जो होता है मुख्यतः कहाँ कहाँ पर होता है तो उसमें सबसे पहला नाम आपका आता है चीन, हांगकांग व फिर इंडोनेशिया आदि देश। ठीक, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे भी और महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मत्स्यिकी या फिर मत्स्य पालन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट और आता है उसे भी हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद जो जो चीज़ें बचेंगी उसे भी हम लोग समाप्त करेंगे और ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।